मौत अंसारी की, लेकिन मातम नारंगी खटमलों के बीच। हजारों लाखों की तादाद में अंसारी के जनाजे में शामिल होने की बेचैनी वीडियोस में नजर आई। जहां तक कैमरा गया सिर्फ मुख्तार अंसारी के चाहने वालों का तांता लगा था। एक फ्रेम में पूरा क्राउड आ ही नहीं रहा था और ये तमाम तस्वीरें नारंगियों के दिल पर सांप की तरह लौट रही। बेचैन, परेशान, बदहवास सत्ता ने नाम मिटाने की कोशिश करी। सत्ता में बैठे लोगों ने सोचा मिट्टी में मिला देंगे इसे अंसारी को, कोई डर के मारे इसकी लाश पे भी नहीं जाएगा। हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। कुछ तस्वीरें इन नारंगियों के दोगलापन की रखूंगा, दोगलापन से और इनके मुंह पर गू पोतने से शुरू करूंगा। ये नारंगियों का दोगलापन देखिए। अपने आप को ये पत्रकार कहता था, कुमार श्याम नाम का ये पत्रकार। जब इनके समुदाय का एक गैंगस्टर मारा जाता है, सजा होती है या मारा जाता है, तो उसके समर्थन में किस तरह से ये नारंगी समुदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति लिखता है, जरा एक एक जुमले पर ध्यान दीजिए। भले अपराधी ही क्यों न मरे, मैं उसकी मृत्यु का सम्मान करूंगा, क्योंकि मैं अंततः मनुष्य ही हूं ना। भले ही उसने मनुष्यता का कत्ल किया हो, उसमें और मुझ में अंतर बस इतना है कि इसके बावजूद मैंने अपने भीतर मानवीय गरिमा बचाए रखी है। हम उस परंपरा के वंशज हैं जहां रावण वध के पश्चात श्री राम भी उसे प्रणाम करते हैं। यही हमारा हिंदूपन है। आइए दोस्तों, इसके हिंदूपन का अर्थार्थ, ये जो हिंदूपन बोला है यहां पर दोगलापन होना चाहिए था। आज जब अंसारी की मौत हुई, कत्ल हुआ और उनके जनाजे में भारी भरकम तादाद में मुसलमान पहुंचे, तो इसने ये ट्वीट किया। अब जो ट्वीट मैंने पहले पढ़ा वो याद रखिएगा इस हैवान का। यहां पर ये दोगला शख्स लिखता है, वो कहते हैं कि भारतीय मुसलमान भिन्न हैं। उनसे पूछिए कि भिन्नता क्या है। सत्य यही है कि दुनिया भर का मुसलमान एक है, इंच भर भी इधर उधर नहीं। भले दंगाई हो, आतंकी हो, अपराधी हो, अगर वह मुसलमान है तो वो उनका भाई है। याकूब मेमन के जनाजे का रिकॉर्ड टूटा है। मेरे दोस्तों, ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दोगलापन, हैवानियत, नंगापन, ओछापन, बेगैरती, ये तमाम किस्म इन नारंगियों के अंदर कूट कूट कर भरी गई है। और जब ये पकड़े जाते हैं तो अपने परदादा के चाहने वाले और उनके वंशज होने की वजह से तुरंत अपने दादा की परदादा की बात को फॉलो करते हुए तुरंत माफी वीर बन जाते हैं, तुरंत माफी मांग लेते हैं। ये भीड़ देखकर पागल हो गए कि आखिर मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतनी भीड़ कैसे। अरे मोदी जी ने और बीजेपी ने खूब पैसा गोदी मीडिया को दिया, खूब ऐड दिए और जबरदस्त प्रोपेगेंडा चलाया कि मुसलमान नामों को गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर, लैंड माफिया, आतंकी गोदी मीडिया बोले। और गोदी मीडिया ने पूरी अपनी बेगैरती से काम किया, लेकिन उसके बावजूद जनाजे में इतनी भीड़ कैसे हो गई। दंगाई चोपड़ा ट्वीट करता है, इसके भी सीने में तकलीफ देखिए। दर्द आप नहीं समझ पा रहे हैं, दर्द समझिए। गैंगस्टर विकास दुबे के मरने पर उसके परिवार तक ने उससे रिश्ता तोड़ लिया। कुछ गिने चुने लोग उसकी अंतिम संस्कार में पहुंचे। उसके धर्म की वजह से किसी ने उसको नहीं बचाया। सबके लिए देश पहले था, लेकिन माफिया गैंगस्टर मुख्तार के मरने के बाद की तस्वीर पूरा देश देख रहा है। बात कमाल की ये सुनिए, अब सुनिए। जो कोरोना काल में
अपने माँ बाप को, अपने मरने वालों को अकेला तन्हा अस्पताल में छोड़ आए थे, और जो घर वाला मर गया उसको चुपके से जाके दरिया में फेंक आए थे। उनके सीने में तकलीफ हो रही है कि आज मुसलमान मुख्तार अंसारी के जनाजे में इतने सारे तादाद में कैसे पहुंच गए। गजब बेइज्जती है। इसी तरह से औंगे पोंगे मोदी का परिवार बने बैठे हैं, जिनके मुंह से सही जुमला नहीं निकल सकता, वो ऑनलाइन बैठकर नफरत फैला रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, ये यूजर अकाउंट याद रखिएगा, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान हमेशा देता है। और भाई मोदी का नाम जोड़ लिया इसने और बता दिया कि मैं मोदी की फैमिली से हूं, तो आप उससे क्या उम्मीद करेंगे। वीडियो शेयर करता है जनाजे की और लिखता है कि हजारों की तादाद में लोग मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंचे जो टेररिस्ट था, और हम आतंकवादियों यानी एक जिंदा बम के बीच जी रहे हैं। हालांकि KRK ने तुरंत इसकी चड्डी उतार दी कमेंट सेक्शन में और नीचे लिख दिया कि और जिस दिन तू मरेगा कोई कुत्ता भी नहीं आएगा तेरे ऊपर मूतने को। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड हिम। ये वो मिस्टर चिन्हा है। रुको भाई, KRK ने रोस्ट किया तो हम भी तो करें पहले, मेरे दिल को कैसे सुकून मिलेगा। मिस्टर चिन्हा ये वही चिन्हा है जो एक नंबर का बेवड़ा तोतला है, जो सीधे शब्द बोल नहीं पाता। यकीन नहीं आ रहा आपको, देखिए। इससे ज्यादा जमीनें प्रॉपर्टी सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री के पास में है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। अरे मुंह में सुपारी नहीं इसके, यह पैदाइशी तोतला है बे। मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, ये मीठा भी है। इसको लौंडिया का कपड़ा पहनने में मजा आता है। ऐसे लोग मोदी जी का परिवार हैं। तौबा तौबा तौबा, थू, यकीन नहीं आ रहा है। रजाग्राफी नाम है, सत्य पर आधारित। राधे राधे सभी को। आज मैंने बहुत सुंदर वीडियो अपनी शूट की है, सभी लोग देखना 8 बजे, ठीक है? 8 बजे डालेंगे, ठीक है? सुंदर सुंदर वीडियो सभी लोग देखना, ठीक? राधे राधे। तो टट्टी है आजी बहुत बड़ी टट्टी है। इससे पहले ये पूछो, रात को 8 बजे कौन सी वीडियो, सुंदर वीडियो तेरी है? बता बता बता, बोल रहा है, बोल जल्दी बोल, जल्दी मेरे को देखना है, मेरे को वो वीडियो दिखा। तू रात को 8 बजे कौन सी वीडियो अपलोड करता है बे, और कहां अपलोड करता है, बता ना। कंट्रोल उदय। चलिए कंट्रोल करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। सीधी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया मोदी जी के कहने पे किसी को भी आतंकी कहे या मुख्तार अंसारी को दहशतगर्द, आतंकवादी, टेररिस्ट, गुंडा माफिया कहे, लेकिन पूरा मऊ, गाजीपुर, बलिया और बनारस, ये तमाम यहां के लोग गवाह हैं कि उनके लिए वो शख्स मसीहा था। ये तमाम भीड़ देखने के बाद शासन और प्रशासन पूरी तरह से हिल के रह गया, क्योंकि भाई सालों से प्रोपेगेंडा चल रहा था, मुख्तार अंसारी टेररिस्ट, लैंड माफिया, गुंडा, मवाली, आई टट्टी निकल गई। अरे मोदी जी अब तो तनख्वाह बढ़ा दो। मुख्तार को आतंकी बोला है इतनी जोर से कि टट्टी निकल गई। ऐसी निकली कि जोर सारा लगा दिया, फिर भी जनता की मोहब्बत खत्म ना हुई। अब एक चीज यह भी चल रही है शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था में कि उनको पता है कि मालिक को खुश करना है तो क्या करना है, मालिक को खुश करना है तो क्या करना है, बस मुसलमानों से और विरोधी पार्टियों से, जो बीजेपी की विरोधी है, उनको गरियाओ, टशनबाजी दिखाओ, धमकाओ, मोगैम्बो खुश हो जाएगा। गाजीपुर के डीएम की दादागिरी या यूं कहूं गुंडागिरी देखिए। जो सांसद हैं मुख्तार अंसारी के भाई, जो अभी भी सांसद हैं, नेता है भाई, जनता से
मोहब्बत हासिल करके वो जीता है शख्स। जब मुख्तार अंसारी की लाश वहां पहुंची तो डीएम और प्रशासन चिढ़ गए। इतनी भीड़, अरे यार जिसका हमने पूरा आतंकी प्रोपागंडा चलाया था उसमें इतना प्यार, इतना मजमा, ऐसे कैसे? यह मजमा तो बीजेपी की रैली में मोदी जी के पीछे पीछे होना चाहिए और साहेब को, मोगेम्बो को खुश करना था। तो वहां की महिला डीएम ने, सोचिए नफरत कितनी है, सामने से मुख्तार अंसारी के भाई माननीय सांसद से जबानदराजी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मोगेम्बो के सामने अपने आप को बेहतर दिखाना था कि अरे मैं तो, और डीएम साहिबा के होगा कि अब तो भाई चुनावी सीटें मिल जाती हैं, टिकट मिल जाता है, बस मुसलमानों को परेशान करो। खूब बहस करी, खूब बहस करी, हत्ता कि ये तक कह दिया कि जनाजे में शामिल होंगे सिर्फ घर वाले और बाहर का कोई नहीं होगा। ये इतने सारे लोग लेके आए हैं आप, जो गोदी मीडिया जिंदाबाद और मुर्दाबाद जो भी नारेबाजी कर रहे हैं, सबका वीडियो फुटेज लूंगी और सब पे एफआईआर करवाऊंगी। मैं डीएम हूं। अकड़ देखिए, सत्ता का नशा इंसान को हैवान बना देता है। पावर, उनको लगता है बस यही सब कुछ है, लेकिन ईश्वर परमात्मा अगर जरा सी नजर तिरछी कर देना, सब खाक हो जाता है। डीएम साहिबा ने खूब बदतमीजी करी और चुने हुए सांसद से खूब बहस करी। जरा सोच के देखिए, तड़पा तड़पा कर अंसारी को मौत दी गई और जनाजा भी सुकून से निकलने न दिया। यह हाल है हिंदुस्तान है भारत के मुसलमानों, यह हाल है हिंदुस्तान है भारत के मुसलमानों का। खुला बहस कर ये धमकी दे रही है डीएम कि सब पे एफआईआर। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए, अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते है, वो नेचुरल है, वो आते ही। बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है, तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये तेवर, ये जिद, ये चेहरे पर गुस्सा और ये नफरत डीएम साहिबा के चेहरे पर नजर आ रही है। अकड़, लेकिन उसी धर्म में जो गीता है, उस गीता और ग्रंथ में लिखा है कि अकड़ इंसान को, सत्ता का नशा इंसान को डुबो देता है। डीएम साहिबा आप जोर लगा लीजिए, कोई बात नहीं है। आपको जिसे खुश करना था खुश कर दिया। थोड़ी सी जब हमने रिसर्च करी तो पता है क्या निकल के आया, ये महिला डीएम वही हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्री जो जनाजे में भीड़ को रोकना चाहती हैं, ये वही डीएम हैं जिसने आरओ के पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज करवा के उनके करियर को बर्बाद करना चाहा था। बाद में माननीय हमारे मुख्यमंत्री और पूरी सरकार ने माना कि पेपर लीक हुआ था। माफी मांगने के बजाय ये अपने मोगेम्बो को खुश करने के लिए मुख्तार अंसारी के जनाजे को यको तन्हा, बिल्कुल कोई ना हो, अकेला दफना दो, ये चाह रही है। डीएम साहिबा को यह भी बुरा लग गया होगा, क्योंकि गोदी मीडिया तो डीएम साहिबा और बीजेपी के पाले का ही तो है। भाई गोदी मीडिया सालों साल से एक पूरा नैरेटिव दुनिया के सामने सेट कर रहा है कि मुख्तार अंसारी और ये जो मुसलमान नामी होते हैं, आतंकी, दहशतगर्द, यही होते हैं। अब लोग देख भी रहे हैं कि मारा जाने वाला मारा गया, उसके बाद भी गोदी मीडिया खुलेआम आतंकवादी, तू तड़ाक अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है खुले में, क्योंकि ऊपर से मोदी जी का आशीर्वाद है। अब डीएम साहिबा को यह भी बुरा लग गया होगा कि वहां जब गोदी मीडिया पहुंचा मरहूम मुख्तार अंसारी के एरिया में,
तो वहाँ जब लोगों ने देखा गोदी मीडिया है तो उन्होंने गोदी मीडिया गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने, पूरे वहाँ के लोगों ने। वो वीडियो दिखाऊँ आपको, देखिए। जो बात डीएम साहिबा को ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि डीएम साहिब ने कहा जिन्होंने नारे लगाए हैं उनके भी हम वीडियो से निकाल के एफआईआर करवाएंगे भाई। देखिए, देखिए, अरे आइए सामने, हालात जो है वो यहाँ पर अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। बताइए, इससे भाई महिला जो डीएम साहिबा हैं वो चिढ़ गई हैं शायद। गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं उसका एग्जाम्पल एक बार फिर से आज तक के पत्रकार ने सेट किया। ये पत्रकार हैं, आशीष श्रीवास्तव नाम का एक डिजिटल मीडिया आज तक का पत्रकार मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने वाले को पकड़ लेता है। सवाल नहीं है इसके पास, तो सवाल कैसे हैं? कब्र कितने टाइम में खोदी, कब्र की गहराई कितनी गहरी कब्र थी, कब्र में कुछ मतलब कुछ स्पेशल था। हाँ, तुम्हारी अम्मा के ब्याह में जो दहेज मिला था वो दिया होगा साथ में रखने के लिए, हैं? मतलब अटपटे सवाल। ये है गोदी मीडिया का स्तर। सोच सोच के पीछे से कोई पूछ रहा है कि ये पूछो तो वो वही रिपीट कर रहा है। कितनी दिहाड़ी मिली, कितने लोग थे, कितना टाइम लगा कब्र खोदने में। अच्छा, कितने लोग खोद चुके हो मुख्तार अंसारी के घर वालों की? गोदी मीडिया। हमारे साथ इस समय संजय मौजूद हैं जिन्होंने कब्र मुख्तार अंसारी खोदी थी। ये बताइए, आपने, क्या नाम है आपका? और आपने? संजय बिंद। अच्छा, आपने कब्र खोदी थी मुख्तार अंसारी की? कल 8 बजे से। कल 8 बजे से। क्या कह रहे हैं? कल 8 बजे से खाने। अच्छा, ये कितनी गहरी थी, कितना समय लगा? कितने? 7 फुट 7.5 फुट लंबी थी, 5.5 फुट चौड़ी। अरे, कितना समय लगा इसमें? दिन भर लग गया है। दिन भर लग गया? हाँ। क्या कुछ खास था इसमें? कुछ अलग थी, कुछ अलग चीज़ें करी थी आपने? नहीं, जैसी सबको खानते उसी खानाया गया। खानाया गया था। तो इसमें आप भी क्या मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों की इससे पहले भी खानती करते आए हैं क्या? हाँ जी, खानते हैं। कितने लोगों के अभी परिवार में इससे पहले भी खानती की? 2 खाने हैं। 2 खाने हैं। हाँ। तो कितना, क्या एक इसके लिए आपको पूरा समय कितना लगा टोटल? आज का? हाँ। दिन भर लगा है तो जोड़ लीजिए कितना घंटा होगा। कितना घंटा लगा? हाँ। ओके। आप यही काम करते हैं? दूसरा भी काम करते हैं, लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी का भी काम करते हैं? हाँ। कौन कौन आपके साथ में रहता है? क्योंकि अकेले तो गिरधारी थे मैं था। गिरधारी थे, वो भी खाने में मदद करते हैं? जी हाँ। कितने लोगों ने इसको पूरा किया खाने? 2 आदमी। 2 आदमी ने पूरा। आपका क्या नाम है? संजय बिंद। तो ये संजय बिंद है। साफ तौर से इन्होंने मुख्तार अंसारी की जो है कब्र को खाना यानी खोदा है, और उसके बाद से ही अब वो पूरा दिन लग गया, इनका मानना है। और ऐसे में साफ तौर से ये वो शख्स हैं जो इन्होंने मुख्तार अंसारी के घर के और भी लोगों की कब्र। बहरहाल शेर पूर्वांचल को जितना मिट्टी में मिलाने की कोशिश करी, वो शेर पूर्वांचल मिट्टी में भी जाकर आसमां की बुलंदियों पर छा गया है। मुसलमान इतने उनके चाहने वाले नहीं जितने हिंदू समुदाय के लोग हैं। सिर्फ ये राजनीतिक भेंट चढ़ गया ये शख्स, और इसके अलावा कोई और बात नहीं। जिस तस्वीर से नारंगियों के सीने में दर्द हो गया और नारंगियों के खेमे में मातम हुआ, ये वो नमाज जनाजा की भीड़ है। इस व्यवस्था बनाने में यहाँ नहीं घटक सके लोग, बाकी चारों तरफ घटक गए लोग, यहाँ नहीं घटक सका मजमा। बहुसंख्यक समाज और नारंगी झुंड ये कह रहा है आतंकवादी के समर्थन में उसके जनाजे में इतना भीड़ कैसे हो गया। ये सब आइए अब इनका नाड़ा खींचता हूं। आतंकवादी गुंडे मवाली की ये भीड़ देखिए। इस भीड़ को क्या कहेंगे? रणवीर सेना प्रमुख ब्रहेश्वर सिंह के अंतिम संस्कार में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। जब इस दुर्दांत अपराधी की भोजपुर जिले के आरा शहर में हत्या कर दी गई थी, तब हिंसा भड़की थी।
आज मुख्तार अंसारी को मिट्टी देने आए लोगों को मिट्टी देने से रोका गया, इसलिए ये पोस्ट, ये खबर आपको बता रहा हूँ। दैनिक भास्कर के सोर्स के ही मुताबिक सबूत आपकी स्क्रीन पर है। ब्रह्मेश्वर मुखिया पर 250 लोगों की हत्या का आरोप था। इस आतंकवादी के ऊपर तमाम मामले खुद दैनिक भास्कर ने लिखे हैं कि 29 अप्रैल 1995 से 25 मई 1996 तक रणवीर सेना पर 38 हत्या का केस दर्ज था। 11 जुलाई 1996 को 21 लोगों की गर्दन रेत कर हत्या का आरोप था इस पर। 21 दिसंबर 1997 को जहानाबाद में 59 लोगों की हत्या का आरोप था। 25 जनवरी 1999 को जहानाबाद के अरवल में 23 लोगों की हत्या का आरोप था। 10 फरवरी 1999 को जहानाबाद में 12 लोगों की हत्या का आरोप था। 16 जून सन 2000 में औरंगाबाद में 33 लोगों की सामूहिक हत्या का आरोप था। 1994 से सन 2002 तक 250 लोगों की हत्या का आरोप था और उसके अंतिम संस्कार में 10,000 लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। तो इनके कोई आतंकी, इनके धर्म का कोई मारा जाए तो आप समझ रहे हैं ना, कोई पूछे मिसाल दो दोगले की, तस्वीर नारंगियों की दिखाकर मुस्कुरा देना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये सपा विधायक महेंद्र नाथ ने गोदी मीडिया समेत तमाम विरोधी पार्टियों को नंगा कर दिया। मुख्तार अंसारी को रॉबिनहुड करार देते हुए अंधभक्तों और गोदी मीडिया पर थूक दिया। सुनना चाहिए और शेयर करना चाहिए। गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिनहुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे जिस तरीके से? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया। इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। तमाम नारंगियों का झुंड दिन रात छाती पीटता रहे कि वो आतंकी था, लेकिन झूठ को बार बार रिपीट करने से सच झूठ नहीं बन जाता। जहां एक तरफ नमाज जनाजा हो रही थी, जहां मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक करने की कोशिश हो रही थी, डीएम धमकी दे रही थी, सोशल मीडिया जहर उगल रहा था, हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों को कोस रहे थे, उधर एक हिंदू उसी नमाज जनाजा हो रही जगह के थोड़े से दूर एक बूढ़ा व्यक्ति 80-85 साल का उदास बैठा था। लोकल मीडिया का एक पत्रकार वहां पहुंचा, पूछ लिया कि बाबा ये सब क्या हुआ, मुख्तार अंसारी को आप जानते थे? उस शख्स ने बताया, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ है, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ है और मैंने मुख्तार अंसारी को यहीं पढ़ाया है। और मुख्तार अंसारी बोलते बोलते बाबा रोने लगे। वो टीचर जिसने मुख्तार अंसारी को, जो हिंदू टीचर मुख्तार अंसारी को पढ़ाया था, वो टीचर, वो बुजुर्गवार रोने लगा। उसके आंसू निकलने से ये मोहर लगी कि मुख्तार अंसारी कोई आतंकी नहीं था, ये सब प्रोपेगेंडा था। मरने के बाद भी उसको आतंकी दहशतगर्द कहना इस बात की दलील है कि ये राजनीतिक खेल। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र नाथ राय। सुरेंद्र नाथ राय। तो ये बताइए, कभी मुलाकात हुई थी मुख्तार अंसारी? हम उनको पढ़ाए थे यहीं स्कूल में, टीचर रहे हैं। हाँ। आप उनके अध्यापक हैं? हाँ। तो कैसे थे और जब आप उनसे मिलते जुलते थे, बातचीत होती थी? अरे बहुत अच्छे थे।
लेकिन आज उनके बेटे को पैरोल नहीं मिला, आए नहीं अंतिम विदाई में। कहीं न कहीं पीड़ा है कि आपका छात्र इस दुनिया में नहीं रहा। अल्लाह अकबर। सिर्फ इतना नहीं, मुख्तार अंसारी की पड़ोसी हिंदू महिला से पत्रकार ने माइक लगाकर जब पूछा कि आपको मतलब क्या फील हो रहा, तो अगली औरत बोलती है, बुढ़िया औरत बोलती है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, कि मुख्तार अंसारी मेरे बेटे जैसा था। वो कौन से हिंदू हैं जो लगातार बिना कुछ जाने सिर्फ इसलिए गाली बक रहे हैं मुख्तार अंसारी को क्योंकि वो मुसलमान थे। देखिए, मुख्तार का मौत हो गई, उस पर आपको क्या लगता है? क्या लगता है बोलिए, हम लोग के तो बगले में न रहे हैं, क्या बोले बोलो, हम क्या बोले। आप क्या मानते हैं? अरे भाई वो हमारे लड़के नहीं रहे हैं, वो भाई बहुत बढ़िया आदमी रहा। हाँ, लोग तो कहला कि बहुत उनका दबदबा रहा। अरे भाई अब लोग जौन कहे हम तो जानते हैं कि ठीक रहे। यहाँ खातिर आप लोग खातिर ठीक रहा। हाँ, तो ये हम जानते बेबू। साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। उनके परिवारजन कह रहे हैं हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। मरने से पहले तमाम जानकारियां कोर्ट के अंदर, दोनों तीनों कोर्ट तहसील के अंदर दी गई थी। मुख्तार अंसारी ने खुद बताया था कि मुझे धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन जानबूझकर इसको इग्नोर किया गया क्योंकि शायद सबको ये पता था। लेकिन एक और वीडियो पुरानी है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, एक्स पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें माननीय अमित शाह जी जो मास्टरमाइंड हैं, चाणक्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने अपने मुंह से चंद मुसलमान नाम गिनाए जिनमें मुख्तार अंसारी का नाम था। कहा कि हमने भारतवासियों को, आपको इन लोगों से और मुख्तार अंसारी से निजात दिलवाई। तो घूम फिर कर सुई यहीं अटक रही है कि बीजेपी ने ही कत्ल करवाया है। सवाल गहराता जा रहा है। देख लीजिए ये वीडियो। सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति दिलाई। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो? मैं बताता हूं। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई है। मित्रों, अगर इस सपा बसपा का गठबंधन आया तो यूपी में फिर से निजाम का शासन आ जाएगा। बस अमित शाह जी के इस बयान से आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कमेंट सेक्शन खुला है, लिखते रहिए और इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिए। उधर पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह यूपी के जो हैं, पूर्व डीजीपी फिर बयान देते हैं, कहते हैं आज यूपी में कुछ भी हो सकता है। पुलिस कस्टडी में जब फर्जी मुठभेड़ हो सकती है, फर्जी लड़ाई करके एनकाउंटर हो सकता है, तो मुख्तार अंसारी का कत्ल भी हो सकता है। सर, जैसे कल एक परसों घटना हुई है मुख्तार जेल में, जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, क्या लग रहा है उसको क्या जहर दिया गया? क्योंकि कोर्ट में भी उसने कहा था कि मुझे स्लीप पॉइजन दिया जा रहा है, तो इस पर क्या? देखिए, उसकी मौत कैसे हुई इस तरह तो कुछ अंदाजा लगाना उचित है और ना संभव है, लेकिन चूंकि वो राज्य की रक्षा में था और उसने न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसकी हत्या की जा सकती है, और पहले भी अखबारों में उसका बयान आया था, तो एकदम अपनी स्टैंड क्लियर करने के लिए, कोई संदेह न रह जाए, ये जरूरी है कि इसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्दी से जल्दी फिर सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे कि बात साफ होकर निकल सामने आ सके। आप आईजी जेल भी रहे हैं इस दौर में, तो क्या जेलों में ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से उसने बात कही है, तो क्या जेलों में भी इस तरीके का काम हो सकता है? जेल नहीं, देखिए, होने का तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ कर सकते हैं,
करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेल में हैं, सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल मिला करके। तो जब मर्डर कर सकता है पुलिस का आदमी तो क्या नहीं हो सकता। वो तो गेस करना जो है, और खासतौर पर हमारे जैसे प्रोफेशनल पुलिस अफसर के लिए कोई गेस वर्क करना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि उसने आरोप लगाया और वो घटना हो गई, खाली आरोप लगाते तो कोई बात नहीं थी, बिना आरोप की घटना हो जाती तो भी अलग बात है। अब ये दो चीजें मिल जाने पर संदेह तो उत्पन्न होनी है, स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, हर आदमी दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है। मुख्तार अंसारी की मौत पॉलिटिकल फायदे के लिए है, उनका कत्ल पॉलिटिकल फायदे के लिए है, क्योंकि जितने भी अब पॉलिटिशियन हैं मुख्तार अंसारी का नाम लेकर या बिना नाम लिए हिंदुओं को ये दिखाएंगे और दिखाना शुरू कर चुके हैं कि देखो बीजेपी का रौला देखो, और कोई भी ऐरा गैरा टटपुंजा खड़ा होकर इस पर राजनीति कर रहा है, जिसे काफी समय पहले अपने जुमले के मुताबिक मर जाना चाहिए था। वो बाबा जो कह रहा था कि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो मैं समाधि ले लूंगा, बाहर नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा, जो अपनी ही जबान पर नहीं टिकता, वो बोल पता है क्या रहा है। आपके सामने तमाम बयान न्यूज़ 24 के जरिए रख रहा हूं। जगत गुरु परमहंस, हाय 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 हाय, जगत गुरु नाम पढ़कर ही हंसी छूट जाती है। जगत गुरु एक माफिया के लिए हमदर्दी देश के लिए खतरनाक है। जो लोग मुख्तार अंसारी के मरने पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, ये कह रहा है। बताइए, अब सवाल ये है कि ये आदमी कहां से आपको बाबा आबा लगता है, और अगर बाबा है तो ये पॉलिटिकल बयानात क्यों जारी कर रहा है। और इस बाबा को यही नहीं पता कि पुलिस कस्टडी में मौत हुई है तो जांच ऑफिशियली होनी ही है। कानून के धारा के मुताबिक जो पूर्व डीजीपी हैं यूपी के खुद बता चुके हैं कि अगर पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होती है तो जांच अनिवार्य है। अब इन्हें कानून का नहीं पता, कानून का आखिर का ना भी नहीं पता, बस लाठी लिए नाक में उंगली कुरेदते अंड शंड बकते रहते हैं। मुख्तार अंसारी के भाई का बयान ये भी आया कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि मुख्तार अंसारी को रास्ते से हटाया गया है। जाहिर सी बात है, केजरीवाल को बंद कर दिया गया है, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को हटा दिया गया है। साफ लग रहा है कि अगला इंसान कुर्सी पर जमे रहने के लिए अब बहस भी नहीं करना चाहता। अब डिक्टेटरशिप की, तानाशाही की हद पार हो चुकी है। अब वो लड़ना ही नहीं चाहता, अब वो चाहता है खत्म, चलो सफाया, कोई कंपटीशन ही नहीं। सुनिए मुख्तार अंसारी के भाई। और लोग जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, शर्म ही नहीं है। सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को, जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया। 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए, मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया।
हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया। बीजेपी से, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों ने कल की रिपोर्ट में मैंने आपको दिखा दिया, सोशल मीडिया पर कहने लगे कि अब अगला नंबर आजम खान का है। आजम खान की शलवार गीली हो रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन ये बात हकीकत है, क्योंकि टुच्ची सोच का ही वो राजा है। जो टुच्चे लोग बोल रहे हैं, इन्हीं का दिमाग उसके अंदर है, क्योंकि वो वहां तक जो पहुंचा है यहीं से पहुंचा है। गुजरात आपको अच्छे से याद होगा। आजम खान का पुराना एक वीडियो दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ है, जिसमें खुद कह रहे हैं जब उन्हें एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था, उन्होंने साफ कहा कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है। और इस वक्त बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। पीछे नहीं, बहुत मजबूत चीज है बब्बा। अच्छा, 2 चादरें, हाँ, एक इन्हें भिजवा देना बारी। आप बेफिक्र रहिए हर चीज। और वो मैं हूँ ना अभी। मैं तो सामान आराम से रखूँ। आप बेफिक्र। एक और आ जाओ, बस एक और आ जाओ। और कौन? और आगे बैठ जाए। आगे बैठो। और आगे बैठो। आगे बैठो। अगर आप देखेंगे, हर तरह से मुसलमानों को परेशान करने वाले, मुसलमानों के कातिलों को, मुसलमान के खिलाफ साजिश रचने वाले हैवानों को अब कोर्ट भी बाइज्जत बरी कर रही है। आपकी स्क्रीन पर खुद देख लीजिए, पूरी रिपोर्ट मौजूद है। केरल की कोर्ट ने 2017 में मौलाना रियास को कत्ल करने वाले 3 आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया। असल में अब यह कोर्ट नहीं रह गया। अब जो आरएसएस कहता है, कोर्ट वही करती है। वरना पिछले जितने भी फैसले आ रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं मुसलमानों के खिलाफ सारे फैसले। तमाम देशवासी और न्यायाधीश भी इस चीज को समझ चुके हैं कि मोदी जी और बीजेपी पार्टी ने पूरे देश के साथ गंदा खेल खेला है। नोटबंदी आपको याद होगा ना, देख लीजिए 2 बयान है। जस्टिस नागरता ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी जो हुई है, ये काले धन को सफेद करने का अच्छा तरीका था। वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटबंदी का फैसला लिया गया वो सही नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री को भी जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी का खुद का अकेले का ये फैसला था। उधर माननीय जस्टिस गवई ने भी बीजेपी और मोदी जी को जोरदार आईना दिखाते हुए झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कार्यपालिका सही नहीं काम कर रही तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। काश ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझ में आए और वो सख्त फैसला ले। मेरे दोस्तों, पनौती तो पनौती है, जहां हाथ डालता है सब बर्बाद हो जाता है। अब आप क्या ही बताएं, विकास 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 बोलकर देश में पता नहीं कितने विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नहीं आया, विनाश जरूर आया है। घोटाले की एक और तस्वीर आपके सामने है। ये पुल जो आप देख रहे हैं गिर गया है। ये 83 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल है, जिसके 3 बीम गिर गए। बुलंदशहर में गंगा नदी पर 83 करोड़ रुपए की शुद्ध लागत से बन रहे पुल में 3 बीम रात में ही गिर गए। यह पुल बुलंदशहर को अमरोहा जिले से जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। रात का समय था, कोई जनहानि नहीं हुई, यह निर्माण कार्य जारी था। अब सोच के देखिए क्या इसके अंदर सामान और कौन सा मटेरियल डाला जा रहा है कि 3 बीम अपने आप रातों रात गिर जाते हैं। मोदी जी जिस चीज़ का उद्घाटन करते हैं वहाँ पानी भर जाता है, सैलाब आ जाता है, पुल ढह जाता है। ये क्या चल रहा है देश में भैया? लूटम लूट मची। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ढोंग रचने वाली बीजेपी पार्टी आज खुलकर अपने तमाम नारों के आगे नंगी हो गई है।
वो स्मृति ईरानी, झूठों की रानी, जो अपनी बेटी को शराब का ठेका चलाने देती है। शराब आप समझ रहे हो, खूब वाइन बिक रही होती है। बहरहाल पावर में है, सत्ता के नशे में है, खुल्लम खुल्ला चोरी भी करेंगे, सीनाजोरी भी करेंगे। लेकिन हिंदू समुदाय भी अब समझ रहा है। अंकिता आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूला मुसलमान हो के भी, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ। यहाँ का हिंदू भी मेरा भाई है, यहाँ का मुस्लिम मेरा भाई है, ईसाई मेरा भाई है। मैं सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं उठाता हूँ, मैं तमाम अपने भारत के भाई बहनों की आवाज़ उठाता हूँ। बताओ कौन सा हिंदू संगठन अंकिता के लिए सड़क पर उतर रहा है? भूल गए होंगे आप इस अंकिता को। हाँ, स्मृति ईरानी के लिए सिर्फ कंगना ही देश की बेटी है, अंकिता भंडारी नहीं। ये नेहा सिंह राठौर ने कहा है। अब आपको बता दूं कि अब स्मृति ईरानी से अंकिता भंडारी के लिए सवाल पूछा गया, जिसको बीजेपी के नेता के बेटे ने वैश्यावर्ती में ना उतरने की वजह से कत्ल कर दिया, तो मुंह से दो जुमला ईरानी के मुंह से नहीं निकला, आए बाएं शाएं करके फरार हो गई। देखिए अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहना चाहिए मैडम? अंकिता भंडारी के बारे में क्या कहेंगे? अंकिता वो बेचारी मासूम लड़की हिंदू समुदाय से थी, होटल के अंदर मैनेजमेंट का काम कर रही थी। बीजेपी के नेता के बेटे का वो होटल था। देखिए, मैं स्क्रिप्ट से नहीं बोलता मोदी जी की तरह कि सामने टेलीप्रॉम्प्ट लगाया और मैं ना, ये दिल और दिमाग में बैठी हुई बात है, क्योंकि वो मेरी भी बहन थी, इस देश की बेटी थी। लेकिन हिंदू समुदाय खामोश, बीजेपी आरएसएस खामोश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब खामोश। और यहाँ मेरी ज़बानी सुन लो, मुसलमान हूँ ना मैं, तो मुझे तो ये मामला याद भी नहीं होना चाहिए। भारत का मुसलमान हूँ और मैं इनकी तरह दोगला नहीं हूँ। अंकिता भंडारी को कोई ख़ास मेहमान आने वाला था, मैनेजर ने बोला कि देखो तुम उनके रूम में चली जाना जिस्म फरोशी के लिए। अंकिता भंडारी के संस्कार ऐसे नहीं थे। अंकिता ने हाथ जोड़ लिए कि नहीं, मैं तो नहीं जा सकती सर। भले ही खूब पैसे ऑफर किए गए, लेकिन अंकिता भंडारी ने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया। कमाल की बात है, आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिल रही हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन अंकिता भंडारी ने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया, अंधा पैसा ऑफर करने के बाद भी। फिर जिसे बहला फुसला कर मैनेजर बीजेपी का नेता ले जाता है घुमाने के लिए, और फिर पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इस मामले को ऐसे भुला दिया गया है, और बेचारे हिंदू जो मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं, उनके दिमाग में इतना जहर घोल दिया गया है कि उन्हीं की बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ है, बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और स्मृति ईरानी साइड से निकल जा रही हैं सवाल पूछने पर। बलात्कारी जाहिल पार्टी का रिकॉर्ड आपके सामने रख रहा हूं। ये वो बीजेपी के लीडर हैं जिन्होंने बलात्कार किया है। बृजभूषण सिंह पर बलात्कार का आरोप, कुलदीप सेंगर, साक्षी महाराज, एमजे अकबर, निहाल चंद, संदीप सिंह, आरएन त्रिपाठी, राम दुलार गौर, के बांदी, राघव जी, डीएन जीवराज, विजय जौली, अशोक मकवाना, जयेश पटेल, मधु चावन, अनिल भोसले, आर भवानथाड़े, रमेश गुढ़ाने, शांतिलाल सोलंकी और आगे बहुत कुछ। थैंक्स टू इंक्लूसिव माइंड जिन्होंने ये पूरा आंकड़ा इकट्ठा किया और देशवासियों को बताया। कहने का एक मकसद मेरा ये भी है, जो हमेशा मैं हाईलाइट करता हूं, कि एक तरफ मुसलमानों के साथ भारत में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे कुछ उलमाए दीन, लंबी दाढ़ी, मौलवी वाला चोला, लेकिन दिल या खुदा। आरएसएस के नेता की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हजरत मौलाना उमर इलियासी, ये वही इलियासी साहब हैं जो मुसलमानों के बीच कम, हिंदुओं के बीच ज़्यादा। ये देखिए, अपने हाथों से आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को इफ्तार पार्टी का खाना पानी खिला रहे हैं, पकौड़ी खिला रहे हैं अपने हाथों से, खजूर खिला रहे हैं। आए है उधर से
उमर इलियासी साहब को भी। कमाल ये है कि ऐसे उलमा दीन का कौन मुसलमान सपोर्ट करता है भाई। अगर उमर इलियासी साहब के पास ये मेरा वीडियो जा रहा है तो हाथ जोड़कर मैं ये पूछता हूँ कि आप धार्मिक सौहार्द की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, हम कभी आपको उन इलाकों में क्यों नहीं देखते जिन इलाकों और जिन घर पर मुसलमान के घर पर बिल्डोज़र चलता है या उन पर जुल्म होता है। ये सुपरस्टार वाली लाइफ जीने में इतना इंटरेस्ट है आपको, सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय हो रही है भैया। आप मुसलमानों की आवाज कब से हो गए? कौन कह रहा है आप मुसलमानों? एक पद मिल जाता है किसी को तो उसका पूरा गलत इस्तेमाल करता है। भारत के मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, उमर इलियासी साहब ने क्या कई सवाल खड़े किए हैं? प्रधानमंत्री से सीधा इनका मिलना जुलना है। अभी आपने समझाया है कि ये जो इतनी नफरत फैल रही है इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इफ्तार पार्टी में अपने हाथों से जो है ठूस रहे हैं मुंह में उनके कि लो अब बेटा आओ आप भी खाओ। उमर इलियासी साहब वो शख्स हैं जिनके तस्वीरें पहले भी वायरल हो चुके हैं। ये देखिए, मैं आज इस कमेंट सेक्शन में यही चेक करूंगा कि कमेंट करने वाले मुसलमान बताएं कि क्या आपके ये रहनुमा है। ये उमर इलियासी साहब, मौलाना हजरत उमर इलियासी साहब, ये इजराइल के दूतावास में इजराइल के नेताओं और एम्बेसडर से गहरा रिश्ता रखते हैं और राम मंदिर के उद्घाटन पर अयोध्या पहुंचे थे उद्घाटन पर। यानी मुसलमानों के बीच कम नजर आ रहे हैं, इजराइल, आरएसएस, बीजेपी में ज्यादा नजर आ रहे हैं। उमर इलियासी साहब, मैं तो शायद आपके पैरों की धूल भी ना हूं इल्म में, लेकिन अगर आप सच में आलिम हैं तो आपको अपने चश्मे से यह नजर नहीं आ रहा कि आप यहां सौहार्द की बात कर रहे हैं, एकता की, तो हमारे बीच से ज्यादा आप दूसरे में क्यों नजर आ रहे हैं भैया। मैं आपके आलिम, फाजिल, मौलवी इन तमाम डिग्री पर सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज अ आम मुस्लिम ये सोचने पर मजबूर हूं कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे आलिम दीन, हमारी आंखों की रोशनी, हमारे दिल की ठंडक उमर इलियासी साहब को मजबूर कर रही है कि वो ये सब करें, बजाय हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारी आवाज बनने के, हमारे खिलाफ हमें मारने, हमें दबाने का ख्वाब देखने वाले, साजिश रचने वालों के झुंड में आप नजर आते हैं। गुस्सा आप पर नहीं है, पूरी कौम का जिगर फट रहा है। गुजारिश यही है कि ऐसा ना करें, बड़ी इज्जत है। मेरे दोस्तों, बीजेपी का साया जिस पर पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है वो बर्बाद होता है। हमारे एल्विश यादव भैया का जो सिस्टम था पूरी तरह से डामाडोल हो गया है। बड़ी मुश्किल से निकलकर जेल से आया था वो बाहर। अम्मा अब्बा ने पूरे चैनल पर बैठकर पोल खोल दी कि उसके पास जो फरारी है, स्पोर्ट कार है, मकान है, बंगलो है, सब EMI पे है, और गाड़ी फाड़ी तो किराए पर लाके मस्त ये म्यूजिक वीडियो बना के दुनिया को और युवाओं को बेवकूफ बना रहा। अब एक और मामला हो गया है दर्ज, इस बार तो फाजिलपुरिया इन द जेल मामले में दर्ज हुआ है नया केस, सांप वाले मामले में, क्योंकि फाजिलपुरिया इंडे हाउस जो 5 किलो सोना पहन के यो 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 करते थे, अब पुलिस करेगी यो 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 यो। हाँ, अब सिस्टम पूरी तरह से हैंग, केस पर केस, केस पर केस। फाजिलपुरिया के गाने में सांपों को दिखाया गया था और एल्विश यादव का सांप से पुराना गहरा नाता है। अरे फंस गया, निकालियो। वैसे तो KRK सिर्फ हंसी मजाक का पात्र और बेइज्जती का पात्र हुआ करते थे,
लेकिन कुछ समय से जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया है गोदी मीडिया के खिलाफ, समाज में थोड़ी इज्जत उनकी बन गई है। गोदी मीडिया जिस तरह से मुख्तार अंसारी को आतंकवादी, देशद्रोह और जैसे गोदी मीडिया के तमाम बीजेपी वाले पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको जवाब बहुत ज़बरदस्त तरीके से KR के दे रहे हैं। लिखते हैं कि जब रोहित सरदाना मरा तो 10 पत्रकार भी उसके घर पर उसको देखने के लिए नहीं गए। वो भी रात दिन औरों को गालियां दिया करता था। आज जितने भी जर्नलिस्ट कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, उनके साथ भी वही होगा। फिर हिंदी में लिखते हैं कि इज्जत भौंकने से नहीं, काम करने से मिलती है। KRK का रिकॉर्ड क्या है, भविष्य क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट KRK का जेन्युइन है और सही है। नाली के गटर में पलने वाले, गटर गटर करने वाले, गू को खाने की चीज़ और पेशाब को पीने की चीज़ समझने वाले मुख्तार अंसारी को दिन भर गालियां बककर खुश हो रहे थे। वो क्रिमिनल है, फलाना है, धमाका है। आज मोदी जी ने जिस इंसान को टिकट दिया और राहुल गांधी के विरोध में खड़ा किया, विपक्ष में खड़ा किया, ये वो शख्स के सुरेंद्रन, बीजेपी कैंडिडेट अगेंस्ट राहुल गांधी। 242 केस हैं इनके ऊपर, 242। लेकिन मजाल है गोदी मीडिया का कोई भांडगिरी करने वाला पत्रकार बोल दे इतना कि ये गुंडा है, बोल दे कोई इतना, खाली केस खोल दे कि इस पे 200 से ज़्यादा केस हैं। लेकिन ये ना माफिया है, ना आतंकी है, ना गुंडा है, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया है। मुंबई के मीरा रोड का दंगा आपको याद होगा, और उससे पहले पूरे महाराष्ट्र और मुंबई और देश भर में घूम घूम कर जंगली जानवर की तरह बीजेपी का एक गंदा इंसान जो हमारी भारत माँ को तार तार करने की कोशिश कर रहा था, नाम उसका नहीं, सुरेश चक्रवाने तो हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नाम के अगेंस्ट काम करने वाला चोर उचक्का मवाली टी राजा। फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट। आखिरकार संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं साबित हो गया। मीरा रोड पर इसके भड़काऊ बयान की वजह से, जहां इसने पूरे देश भर में घूम घूम कर भड़काऊ बयान मुसलमानों को मारने, काटने और मिटा देने की, और लांडा लांडा कह के पता नहीं क्या क्या कह के मुसलमानों को गालियां दे रहा था, उकसा रहा था, उसके खिलाफ मीरा रोड के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी किसी अल्लाह के बंदे ने, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने खुद आदेश दिया कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। आइए, जहां बीजेपी वाले हिंदू हैं उनको देखिए, और जो नॉन बीजेपी वाले हिंदू हैं उनकी जान लीजिए। चेन्नई में खास कंपाउंड है, खास जगह है, वहां पिछले 40 साल से रमजान का इफ्तार का पूरा ख्याल, इफ्तारी का हिंदू समुदाय रखता है। हिंदू लोग वहां के पिछले 40 साल से मुसलमानों को इफ्तारी करा रहे हैं, और यही बीजेपी के सीने में चुभता है। पर ऐसा नहीं है कि लोग जाग नहीं रहे हैं। हिंदू समुदाय के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और उनको दिख रहा है कि सामने वाले ने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी 2 बड़े नेता वहां जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो जूते से पीट कर इनको भगाया गया। तस्वीर सबूत के तौर पर आपके सामने है। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग और गाजियाबाद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष को किस तरह से भगाया है, तस्वीरों में मुलाहिजा फरमाइए। आज सोशल मीडिया ने पूरा समाज, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज, पूरा समाज गंदा कर दिया है, बुरा कर दिया है। इसमें उनकी गलती नहीं है जो ये नंग वीडियो बना रहे हैं और बना रही हैं। हमारी ही गलती है कि हम ऐसे कंटेंट को देख रहे हैं। हमें गालीबाज लौंडों के और डबल मीनिंग डायलॉग के इतने वीडियो मज़ेदार लगते हैं कि हमारी अंतर आत्मा और छोटी मोटी चीज़ें जो हैं खुश हो जाती हैं, एकदम गुदगुदी लगती है, मज़ा आता है। आप समझ रहे हो, हकीकत है। अब इस महिला को ही देख लीजिए, रुचि सिंह, लगभग 4 मिलियन इसके फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पर, कोई ऐरी गैरी बात नहीं है।
और अपने आप को माशाल्लाह इन्फ्लुएंसर लिखेगी भैया। पूरी एडवांस रुचि सिंह 8885 फिरोजाबाद की परी अपने आप को लिख रही हैं और इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं। आइए इनके चंद वीडियो देखते हैं। ये देखिए 4 लोग, ये उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है। 4 से 5 लोग बाइक पर सवार हैं। अगला बंदा जो है वो टंकी पर बैठ के गाड़ी चला रहा है, हेलमेट किसी के पास नहीं है। अगले वीडियो में आप देखिए सड़क पर लौट कर शराब के नशे में हाथ में बोतल लेके नंगई पर उतारू, ये बहुसंख्यक समाज की बेटी या बहू कुछ भी कह लीजिए। अगले वीडियो में तो गजब ही हो गया, साड़ी पहने हुए हैं, चुम्मा किसी को दे रही थी, लपक किसी और ने लिया और इशारा भी कर दिया। लेकिन क्या करें, सरकारी सामान बन के चलेंगी तो कोई भी लपकेगा। अगला देखिए, अश्लीलता और फुहड़ता की हद है। ऐसे कई सारे वीडियोस इनके अश्लीलता भरे पड़े हैं। लेकिन भाई साहब इनकी भी सांस अटकने वाली है, क्योंकि रजा गराफी ने कवर कर दिया है। फिरोजाबाद पुलिस ने रिप्लाई कर दिया है कि प्रभारी साइबर थाना फिरोजाबाद को आवश्यक विविध कार्रवाई हेतु निर्देश दे दिया गया है। फिरोजाबाद पुलिस से दस्तबस्तक गुजारिश है, कम से कम 1 लाख का चालान काटिए, क्योंकि यूपी की सड़कों पर खुलेआम अश्लीलता फैला रही हैं और लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि यूपी पुलिस इनके अकाउंट को ही चेक करे, कितना अश्लील है, यातायात का कितना उल्लंघन है, और इनका अकाउंट सस्पेंड करे। जनता से गुजारिश है, सिर्फ ये नहीं, जो भी इस तरह के अश्लील और गंदे कंटेंट बना रही हैं, व्यूज और लाइक मत दो। चलिए अब आता हूं मैं अपने खैमे में। हमारी मुसलमान लड़कियों को अब्बा ने कह दिया देखो कुछ भी करो लेकिन हिजाब पहनो, समाज का मुंह है। अब पापा की परी हिजाब पहन के सारे वो काम कर रही है जो पहले कर रही थी। केरला, साउथ और दूसरे इलाकों में जो हिजाब वाली लड़कियां रील पर मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पर मौजूद हैं, और वो इस्लामिक वीडियो डालती हैं, हगने से लेकर सहरी करने तक और सहरी से लेकर इफ्तार करने तक का, और मुसल्ले से लेकर सजदा करने तक का, यकीन जानिए वो मुर्तद पहले से ही हैं। पहले से ही वो हिंदुओं के साथ बिस्तर गर्म कर चुकी हैं। बुरा लगेगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी कब्र में सवाल का जवाब मैं दूंगा, आप अपनी कब्र में खुद सवाल का जवाब देंगे। मैं बिल्कुल क्लीन हूं, अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया तो मैं लोगों तक बात कहने के लिए खड़ा हूं और मैंने अपना काम कर दिया। इस वीडियो को खुद ही देख लीजिए, सबूत के साथ बोलता हूं, रजा गराफी बिना सबूत के कुछ नहीं बोलता। ध्यान से देखिए, यह भगवा लव ट्रैप खुलेआम चल रहा है और भारत की मुसलमान लड़कियां इसमें सबसे आगे हैं। मेरे दोस्तों, हद हो गई है। पूरी तरह से भगवा लव ट्रैप वाले मुसलमान लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर, माजरत के साथ ये दिखा रहा हूं, पहले ही से ही ये ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वायरल है। माजरत के साथ दिखा रहा हूं, मैंने हालांकि ब्लर किया हुआ है लेकिन फिर भी मजबूरन दिखाना पड़ रहा है। मुसलमान लड़कियों के साथ होटल में जाते हैं, कहीं भी इनको सेक्स करने का मौका मिलता है, ये तुरंत उनकी वीडियो बनाते हैं और ख़ुद बाद में वायरल भी कर देते हैं। ये तमाम तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, ये बहुसंख्यक समाज के भगवा लव ट्रैप के जो खेल खेल रहे हैं उनके फ़ोन से वायरल हुई हैं। मुसलमान लड़कियों संभल जाओ, तौबा का रास्ता खुला हुआ है, तुम एक बार पलट के तो आओ। इंस्टाग्राम खोल कर देखिए, फेसबुक खोल कर देखिए, मुसलमान लड़कियों ने जो गंद मचाई है उतना गैर मुस्लिमों ने नहीं मचाई है। जामिया यूनिवर्सिटी में जाइए, विश्वविद्यालयों में जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, बाहर बगीचे में, कैंपस में देखिए, खुद नजर आ जाएगा कि हमारी लड़कियां हमारी तरफ नहीं उधर ज्यादा झुक रही हैं। पता नहीं क्या हो गया इनको, कह दो तो बुरा हो जाता हूं कि यार रजा भाई आप, तुम तो लड़कियों के खिलाफ। लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं, मेरी भी माँ है, हमारी भी भाई कभी होगी, हम भी निपटेंगे, हमारा भी होगा भाई, हमारा भी परिवार कभी ना कभी होगा, ब्याह होगा तो भाई हम कौन सा आदमी से करेंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि गंद पर उतारू हैं हमारी कौम के लिए। उन्हें वो पसंद आ रहा है जिनके यहाँ निजासत पाकीज़गी का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनके यहाँ हराम हलाल कॉन्सेप्ट नहीं है,
जिनके यहाँ पर्दे का कोई मतलब नहीं है। और हमारी दीदी जो हैं ये बाजी आपा, ये बुर्खा पहन के उससे आशिकी लड़ा रही हैं। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।